Hello students, welcome to our channel Universe of Science. This is lecture number 5 of Acids, Bases and Salts chapter NCERT 10th class. तो इसके पहले के जितने भी लेक्चर्स हैं वो मैंने डाल दिए हैं ऑलरेडी चैनल पे, आप विज़िट करोगे तो इजीली मिल जाएंगे. तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन दे दूं. तो आज हम पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे. पीएच स्केल के बारे में आपने सुना ही होगा अब तक, तो ठीक है, एज यू आर क्लास 10th स्टूडेंट. तो पीएच स्केल है जो ये 1909 में फ़र्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था. डिस्कवर किसने किया था इसको? सोरेन पीटर लॉरेंट्ज़ सोरेनसन ने. इन्होंने इसको क्या किया था? डिस्कवर किया था. तो पीएच स्केल क्या होता है? ये एक ऐसा स्केल होता है जो 0 to 14 नंबर्स इसमें होते हैं. ठीक है, तो ये जो पीएच स्केल है इसमें 14 नंबर्स होते हैं. और ये जो 14 नंबर्स होते हैं इनके हिसाब से ही हमें पता चलता है कि कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है और कोई बेस कितना बेसिक है. मतलब ये जो पीएच पेपर है या फिर हम कह सकते हैं पीएच स्केल है वैसे तो पीएच पेपर भी होता है. तो ये जो स्केल है ये हमें क्या बताता है? एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ बताता है. किसकी? एसिड्स की और बेसिस की. लेट्स सपोज कि अगर मैं आपको दो एसिड दे दूं, HCl दे दिया और H2SO4 दे दिया, और मैं आपको कहूँ कि मेरे को ये बताओ कि इनमें से कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ऑब्वियसली आप इनको देख के नाम से तो नहीं बता पाओगे. तो हम कैसे मेज़र करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा एसिडिक है? अगर उसी तरह से अगर कोई बेस दे दूँ आपको मैं, अब ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन सा ज़्यादा बेसिक है, आपको क्या पता? ठीक है, तो इनकी जो बेसिसिटी है और एसिड्स की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है जो, इसको पता करने के लिए हमें पीएच स्केल की ज़रूरत पड़ी. पीएच स्केल को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर भी बोलते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल इंडिकेटर. तो जो पीएच स्केल है इस पे क्या है, ये जो जैसे लेट्स सपोज इन पे ना कलर्स होते हैं पूरा 0 to 14 तक. तो लेट्स सपोज कि अगर मैंने पीएच पेपर को HCl में डाल दिया तो जो जिसके साथ भी इसका कलर मैच होगा वो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी. और 0 to 6 है, ये हमें क्या बताते हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ बताते हैं. जो 0 to 6 नंबर्स होते हैं ये हमें एसिडिक स्ट्रेंथ बताते हैं एसिड्स की. और जो 8 to 14 होते हैं ये हमें क्या बताते हैं? बेसिसिटी बताते हैं. किसकी? बेसिस की. ठीक है, और यहाँ पे अब रह गया 7 क्या है? ये न्यूट्रल है, जो बीच में लाई करता है. जैसे पानी की वाटर की जो प्योर वाटर की जो पीएच वैल्यू है वो होती है 7.04 समथिंग, अप्रॉक्सीमेटली इतनी वैल्यू होती है. तो वो क्या है? न्यूट्रल है. और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं 7 to 0 तक आते हैं तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या होती है? इंक्रीज़ होती है. 0 to 7 जब आप आते हो तो नंबर तो डिक्रीज़ होते हैं लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है. एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होने का क्या मतलब है? कि नंबर ऑफ़ H पॉजिटिव आयन्स हैं जो वो इंक्रीज़ हो रहे हैं. और वैसे ही अगर आप 8 to 14 जाते हो तो जैसे जैसे नंबर बढ़ता है वैसे वैसे बेसिसिटी बढ़ती है बच्चे. आई थिंक क्लियर हो गया होगा इसका जो इंट्रोडक्शन था. बेसिकली इसका मेन यूज़ क्या है? इसको हम यूज़ किस लिए करते हैं? इसको हम यूज़ करते हैं किसी भी एसिड या फिर बेस की स्ट्रेंथ पता करने के लिए. ठीक है, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं 2-3, रेयर ही आते हैं, ये नहीं है कि कंफर्म्ड क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है. तो सबसे पहले कि पीएच स्केल क्या होता है आपने वहाँ पे लिखना है कि अब स्केल डेवलप टू मेज़र द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सोल्यूशन इज़ नॉन एज पीएच स्केल. इट इज़ ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल इंडिकेटर. आपको मैं इसके नोट्स पे प्रोवाइड कर दूँगी. ठीक है, तो जो पीएच है बच्चे, सबसे पहले ये जो पीएच है ये स्टैंड किसके लिए करता है? पीएच का क्या मतलब है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन. पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन. और इसके अलावा पोटेंस ये एक ग्रीक वर्ड है और जिसका मीनिंग क्या होता है? पावर. ठीक है,
Now let's start today's topic, that is how strong are acids और base solutions। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि कितने एसिड और बेस सॉल्यूशंस होते हैं, ये कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। we know how acid base indicator can be used to distinguish between acid and a base। indicators मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, लिटमस पेपर, फिनोल्फिथिलीन, मिथाइल ऑरेंज और भी बहुत से इंडिकेटर्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए एसिड और बेस को। वी हैव ऑल्सो लर्नड इन द प्रीवियस सेक्शन अबाउट डाइल्यूशन। इसके पहले के सेक्शन में हमने डाइल्यूशन के बारे में पढ़ा था। और डिक्रीज़ इन कॉन्सेंट्रेशन, डिक्रीज़ इन कॉन्सेंट्रेशन किसकी, H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस की, ठीक है, किसी भी सोल्यूशन में। कैन वी क्वान्टिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दीज आयंस प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन। क्या हम ये जो आयंस प्रेजेंट होते हैं, क्या इनका जो नंबर है, क्वांटिटी है, वो फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली हम इनको फाइंड कर सकते हैं। इसका आंसर यस होगा। कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग अ गिवन एसिड और बेस। हमें कैसे पता चलेगा कि जो भी एसिड मैंने आपको दिया है वो कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वो वीक है, चाहे कोई एसिड चाहे कोई बेस। तो वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज़ ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। हम ये कैसे पता कर सकते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ करके पता कर सकते हैं। विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। ये जो pH स्केल है ये किससे बना, ये सेवरल इंडिकेटर्स से बना। द यूनिवर्सल इंडिकेटर्स शो डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स इन अ सोल्यूशन। नेक्स्ट पेज पे मैं आपको दिखाऊंगी डिफरेंट कलर्स किसके, pH स्केल के, कैसे, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस पे। जिस हिसाब से किसी भी एसिड की कॉन्सेंट्रेशन होगी उसी हिसाब से कलर आएगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन किसकी, हाइड्रोजन आयंस की। नेक्स्ट है स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सोल्यूशन कॉल्ड pH स्केल। वो स्केल जो हम मेज़र करते हैं, जिससे हम हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन मेजर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, pH स्केल बोलते हैं। द P इन द pH स्टैंड्स फॉर पोटेंस इन जर्मन, मीनिंग पावर, ठीक है। पोटेंस ये जर्मन वर्ड है एक, और इसका मीनिंग क्या है, पावर। ऑन द pH स्केल वी कैन मेजर pH जनरली फ्रॉम 0 to 14। 0 वाले बहुत ज़्यादा एसिडिक और 14 वाले बहुत ज़्यादा एल्केलाइन। pH शुड बी थॉट ऑफ सिंपली as number which indicates the acidic or basic nature of the solution। let's suppose कि मैं आपको बोल दूँ HCl की जो pH वैल्यू है वो 1 है और H2SO4 की जो pH वैल्यू है वो 4 है, तो ऑब्वियसली जो HCl है वो ज़्यादा एसिडिक है एज़ कम्पेयर टू H2SO4, ठीक है, जो सल्फ्यूरिक एसिड है। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो जस्ट ये एक नंबर बता देता है कि ये कितना एसिडिक है, कौन ज़्यादा एसिडिक है। नो pH शुड बी थॉट ऑफ ये तो चलो मैंने पढ़ दिया। नेक्स्ट है हायर द हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। जितनी ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, ये भी पिछले सेक्शन में पढ़ाया था, पिछले लेक्चर में। लोअर इज़ द pH वैल्यू। जितना ज़्यादा, जितनी जो अपनी हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही नंबर कम होगा। ये मैंने बताया था ना कि जितना कम नंबर होगा उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, मतलब H3O पॉजिटिव या H पॉजिटिव आयंस उतने ज़्यादा होंगे। नाउ नेक्स्ट इज द pH ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन इज 7। न्यूट्रल सोल्यूशन की जो pH होती है वो 7 होती है। वैल्यूज लेस देन 7 ऑन द pH स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सोल्यूशन। वैल्यू 7 से जो नीचे की वैल्यूज होती हैं, लेकिन जैसे 0 to 6 वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, एसिडिक सोल्यूशन रिप्रेजेंट करती हैं। एज द pH वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम 7 to 14, जैसे जैसे इंक्रीज करती है, ठीक है, pH वैल्यू 7 to 14 में ये क्या रिप्रेजेंट करती है, OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन। OH नेगेटिव आयंस किस में होते हैं, ऑब्वियसली किस में होते हैं, बेसिस में। NaOH क्या है, ये बेस है, ये क्या किस में टूटेगा, Na प्लस OH नेगेटिव में। और ये OH नेगेटिव क्या है, ये आयंस हो गए, OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। दैट इज़ इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एल्कली। जैसे जैसे 7 से लेके 14 तक नंबर बढ़ेंगे वैसे वैसे स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, किसकी, बेसिस की। नाउ दैट इज इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ एल्कली, ठीक है। जनरली पेपर इम्प्रेग्नेटेड विद अ यूनिवर्सल इंडिकेटर इज़ यूज फॉर मेजरिंग pH। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर हम क्यों यूज़ करते हैं,
ये जनरली हम ये पेपर भी यूज़ करते हैं पीएच को मेजर करने के लिए। ठीक है, पीएच क्या है, जैसे अभी मैंने बताया किसी की 14 है, किसी की 8 है, किसी की 7 है, किसी की 4 है। अब ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा, ये फिगर में आपको एनसीईआरटी में फिगर दी गई है 2.6 वेरिएशन ऑफ पीएच विद द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव आयंस। तो बच्चे ये 7 है, ये न्यूट्रल है। 7 to 0 जब आप आओगे, नीचे को जब आओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। 7 to 14 जब आप जाओगे, जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, जो बेसिसिटी है वो भी बढ़ेगी, बेसिसिटी भी इंक्रीज होगी। बेसिसिटी क्या है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, KOH है, ये सारी बेसिस की जो स्ट्रेंथ है। 7 पे क्या है, न्यूट्रल। प्योर वाटर की जो पीएच वैल्यू होती है वो क्या होती है, न्यूट्रल होती है, दैट इज 7। ये आप बना सकते हो पेपर में अगर आपको आता है। इंक्रीज इन H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन नीचे को, ठीक है, नीचे को आ रहे हो जब 7 से ऊपर को बढ़ रहे हो 14 तक तो डिक्रीज इन। तो ये जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि 14 से आगे भी नंबर्स होते हैं। वैसे आपको अभी उनके बारे में स्टडी नहीं करना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम अब आगे। नेक्स्ट टॉपिक है जो अब है, यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी गई है, दैट इज़ 2.11 टेस्ट द पीएच वैल्यूज़ ऑफ द सोल्यूशन गिवन इन टेबल 2.2। ये 2.2 में आपको सोल्यूशंस दिए गए हैं। आपने क्या करना है, पीएच पेपर के साथ इनको टेस्ट करना है। उसके बाद ये इनकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ होती हैं कि हाँ इसके आसपास आएगी, और उसके बाद नेचर लिखनी है सब्सटेंस की कि क्या वो एसिडिक है या वो बेस है। उसके बाद आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ईच सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। आपके हिसाब से ये जो नेचर है किसी भी सब्सटेंस वो कैसी है, ठीक है। जैसे जैसे आप इनको करते जाओगे, ये जो एक्टिविटी है, तो बच्चे ये आप अपने स्कूल में कर सकते हो। इसके बारे में मैं अभी आपको नहीं बता रही इसकी, लेकिन मैंने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखी हुई है, आप ये ज़रूर नोट कर सकते हो। जैसे सलाइवा की बिफोर मील होती है 7.4, आफ्टर मील हमें नहीं पता, ठीक है। वो डिपेंड करती है किस पे कि आप किस टाइप का खाना खा रहे हो। क्या आप लेमन ले रहे हो साथ में, लेट्स सपोज की कईयों को आदत होती है कि राइस पे लेमन डाल के खाना, तो ऑब्वियसली उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी, अगर हम बाद में चेक करेंगे। उसके बाद लेमन जूस की कितनी होती है, 2.2 होती है। कलरलेस एरेटेड ड्रिंक की कितनी होती है, 4 होती है। कैरेट जूस की कितनी होती है, 6 होती है। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हैं कि इतनी इसके आसपास आपकी आएगी, ये नहीं कि एग्जैक्ट है। और कॉफ़ी की कितनी होती है, 4.5 होती है। टमाटो जूस की कितनी होती है, 4.3 होती है। टैप वाटर की कितनी होती है, 6 to 8.5 के बीच में लाई करती है। प्योर वाटर की होती है 7.4, लेकिन टैप वाटर की 6 to 8.5 के बीच में लाई करती है, और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, प्योर वाटर में से नहीं होती। 1 MnOH दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी कितनी होती है, 14। अब इससे क्या पता चल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा बेसिक है। एसिडिक नहीं है क्योंकि ये तो बेस है, ये एसिडिक कैसे हो गया, ये बेसिसिटी है इसकी। HCl की कितनी होती है, 6। ओ नो। नाउ नेक्स्ट इज, ये जो मैंने अभी आपको पीछे कहा था कि इनका कलरफुल व्यू हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे, तो ये आपको दिया हुआ है पीएच ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस शोन ऑन अ पीएच पेपर। ये आपको कुछ कॉमन सब्सटेंसेस के कलर्स दिखाए गए हैं। पीएच पेपर के साथ जब आप गैस्ट्रिक जूस को रिएक्ट करवाओगे या उसका टेस्ट करवाओगे कह सकते हैं, तो उसका कलर कुछ ऐसा आएगा जैसा 1 पे दिख रहा है। तो इससे क्या पता चला कि गैस्ट्रिक जूस की कितनी है पीएच, 1.2 समथिंग है। लेमन जूस की 2.2 समथिंग है। प्योर वाटर की 7.4 है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के 10 है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की अबाउट 14 है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। इसमें जस्ट यही है, ये बच्चा एग्जैक्ट कलर्स नहीं है, ठीक है। ये जस्ट एक रफली आपको गाइड किया गया है कि इस टाइप से ये प्रोसेस है जो वो चलता है। नाउ नेक्स्ट इज द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस्ड। ये जो स्ट्रेंथ होती है एसिड्स की कि ये कितना बेसिक है, ये एसिड्स की और बेसिस की कि ये कितना एसिडिक है, ये कितना बेसिक है, वो किस पे डिपेंड करती है, H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस पे।
इफ़ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड ऑफ द सेम कॉन्सेंट्रेशन, अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं और एसिटिक एसिड लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, ठीक है, ये इनके सिंबॉलिक फॉर्म है। तो से 1 मोलर हमने सेम कॉन्सेंट्रेशन ले ली उनकी, देन दीज प्रोड्यूस्ड डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ऑब्वियसली इसमें हाइड्रोजन आयंस की मात्रा कुछ और होगी, इसमें कुछ और होगी। एसिड्स दैट गिव राइज टू मोर H पॉजिटिव आयंस, जो एसिड्स ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस देते हैं वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं, उनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोलते हैं। जो कम H पॉजिटिव आयंस देते हैं उनको हम वीक एसिड्स बोलते हैं। सेम चीज़ है स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस में। जो बेस कम OH नेगेटिव आयंस देगी उसको हम बोलेंगे वीक बेस, जो ज़्यादा देगी उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा ये ना कुछ थोड़ा इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं कि ऐसे आपको पूछा जा सकता है कि ये जो प्योर वाटर है इसकी pH वैल्यू क्या होती है। तो आपको ये देख लेना है, एक बार रीड कर लेना है, अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है। नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, हमारी रोज़ की ज़िंदगी में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है भाई, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। तो आर प्लांट्स एंड एनिमल्स pH सेंसिटिव, ऑब्वियसली अब अगर हम ज़्यादा एसिडिक कोई चीज़ खा लें तो हमें ऑब्वियसली वो हार्म करेगी, तो हम क्या हैं, pH सेंसिटिव हैं। आर बॉडी वर्क्स विद इन pH रेंज 7 to 7.8, हमारी जो बॉडी है वो कितनी pH रेंज के अंदर वर्क कर सकती है, दैट इज़ 7 to 7.8। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली नैरो रेंज ऑफ pH चेंज व्हेन pH ऑफ रेन वाटर इज़ लेस देन, जब pH रेन वाटर का 5.6 से कम होता है तो उसको हम एसिड रेन बोलते हैं। एसिड रेन के बारे में पढ़ा है छोटी क्लासेस में, है ना। नाउ व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू रिवर्स, जब ये एसिड रेन रिवर्स में जाती है तो ऑब्वियसली क्या होगा, एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब होगी। फिशेज़ हैं, ऑक्टोपस हैं और भी इतनी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं वहाँ पे, उनको प्रॉब्लम होगी। कुछ मर जाएंगे जो नहीं सह कर पाएंगे, कुछ सर्वाइव भी कर जाएंगे नो डाउट, लेकिन डिस्टर्ब होगी एक्वेटिक लाइफ। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंस है pH की हमारी डेली लाइफ में। द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम्स डिफ़िकल्ट, ऑब्वियसली जो एक्वेटिक लाइफ का सर्वाइवल है ऐसी सिचुएशन में वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये इम्पॉर्टेंट है। नाउ एसिड्स इन अदर प्लैनेट्स, अब ये तो था हम अर्थ की बात कर रहे थे भाई, अब हम देखेंगे कि जो दूसरे प्लैनेट्स हैं, दूसरे ग्रह हैं, है ना, उन पे क्या असर है एसिड्स का। तो द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज़ मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। वीनस है जो किसका बना हुआ है, थिक वाइट येलोइश क्लाउड्स का, सल्फ्यूरिक एसिड के। उन क्लाउड्स में क्या भरा हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड, इसका H2SO4 है, ठीक है। डू यू थिंक लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट, क्या आप ऐसा सोचते हो कि भाई लाइफ वहाँ पे पॉसिबल है? ऑब्वियसली नॉट। सल्फ्यूरिक एसिड में कहाँ रह लोगे भाई, एलियन थोड़ी हैं। तो इसके अलावा बच्चे मार्स पे भी लाइफ पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पे CO2 का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। ये जस्ट एक जनरल नॉलेज के लिए मैंने बताया था। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से, क्योंकि आपको कभी ऐसा क्वेश्चन कोई पूछा जाता नहीं है ज़्यादा। तो व्हाट इज़ द pH ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड। तो आपका जो बैकयार्ड है या घर में गार्डन है ना, कई बार आदत होती है कि हाँ भाई फ्लावर्स वगैरह लगा लिए जाते हैं, कि उनकी pH क्या आपको पता है? ऑब्वियसली बहुत कम लोगों को पता होगी, मतलब नाम मात्र ही होंगे वो, नेग्लिजिबल 1-2। तो प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक pH रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। प्लांट्स को भी एक स्पेसिफिक pH रेंज चाहिए हेल्दी ग्रोथ के लिए, कि हाँ भाई लेट्स सपोज कि मैंने कह दिया कि 7.6 या 7.7 इनके लिए भी सही है। मेरे घर के जो पौधे हैं इनके लिए 7.6 जो pH वैल्यू है ये बिल्कुल सही है, मतलब ये इस पे आराम से ग्रो करेंगे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस हिसाब से टू फाइंड आउट द pH रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट यू कैन कलेक्ट, आपको क्या करना पड़ेगा, pH वैल्यू को फाइंड करने के लिए सॉइल के सैंपल्स इकट्ठा करने पड़ेंगे, और उसके बाद आपने ये जो एक्टिविटी आपको दी गई है इसके हिसाब से सारे स्टेप्स लेने हैं। अबाउट 2 grams सॉइल इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 5 ml वाटर, 5 ml वाटर डाल देना है 2 ग्राम सॉइल में, और ये किस में करना है, टेस्ट ट्यूब में।
टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या किया, 2 ग्राम ऑयल डाल दिया और 5 ml पानी डाल दिया। उसके बाद उसको शेक करना है अच्छे से, फिल्टर द कंटेंट, उसके बाद उसको फिल्टर कर लेना है यूजिंग फिल्टर पेपर, या और भी काफ़ी चीज़ों के साथ आप फिल्टर कर सकते हो, बहुत से मेथड्स हैं। कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन द टेस्ट ट्यूब, फिल्ट्रेट को टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लेना है। चेक द पीएच ऑफ दिस फिल्ट्रेट, फिर उसकी जो फिल्ट्रेट करके आपको चीज़ मिली है उसको क्या करना है, यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर के साथ चेक करना है, टेस्ट करना है। व्हाट कैन यू कंक्लूड, इसके बाद आपको क्या पता चलता है, ठीक है। फिर आपको पता चल जाएगी कि भाई हाँ मेरे घर का जो पौधा है इसकी जो पीएच जो वैल्यू है वो कितनी है। नो पीएच इन अ डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, आपको पता ही है कि डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होता है, और जो सिस्टम उसको डाइजेस्ट करता है उसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ये तो थी कॉमन सी बात, लेकिन इसकी भी काफ़ी ब्रीफ है आपको लाइफ प्रोसेसेस में। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिन लोगों ने 6 चैप्टर पढ़ रखा है उनको तो पता है कि जो हमारा स्टमक है वो क्या प्रोड्यूस करता है, HCl प्रोड्यूस करता है। लेकिन अब ये डरना नहीं है कि भाई इतना HCl प्रोड्यूस करता है, वो जस्ट माइन्यूट सी वैल्यू ही होती है। इट हेल्प्स इन डाइजेशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, हेल्प करता है किसमें, डाइजेशन में। किसकी डाइजेशन, फूड की, विदाउट हार्मिंग द स्टमक। लेकिन हमारे स्टमक को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्म नहीं पहुंचाता है, जस्ट हमारी हेल्प करता है फूड की डाइजेस्ट होने में। ड्यूरिंग इनडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड एंड दिस कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। जब इनडाइजेशन होती है बॉडी में तो क्या होता है, जो हमारा स्टमक है वो एसिड प्रोड्यूस करता है, ऑब्वियसली उसने तो एसिड प्रोड्यूस करना है अपना काम। दिस कॉजेज पेन एंड इरिटेशन, उससे हमें पेन होती है और इरिटेशन होती है। ज़्यादातर आपने कभी ना कभी ये चीज़ नोटिस की होगी कि पूरा दिन खाना नहीं खाया तो लाइक इरिटेशन सी स्टार्ट होने लग जाती है स्टमक में। तो वो क्यों होता है, आपने खाना नहीं खाया ये आपकी गलती है, लेकिन आपका जो स्टमक है उसने तो एसिड प्रोड्यूस कर दिया है, तो वो एसिड कहाँ जाएगा, कहीं ना कहीं तो वो यूज़ होगा, उसी की वजह से आपको इरिटेशन पेन स्टार्ट होती है। अगर आप खाना खा लेते तो वो जो एसिड है उसका यूज़ हो जाना था, उसने डाइजेस्ट करना था उसी एसिड से फूड को। टू गेट रिड ऑफ दिस पेन, अब इस पेन को, क्योंकि पेन स्टार्ट हो रही है, इरिटेशन हो रही है, इससे राहत पाने के लिए लोग क्या करते हैं, एंटासिड्स यूज़ करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई, डिफाइन एंटासिड, एंटासिड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर की स्टार्टिंग पे भी मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई थी। द एंटासिड्स न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, एंटासिड्स क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिड्स को। एंटासिड्स में क्या होता है, ऑब्वियसली बेस होती है, तभी तो वह एसिड के साथ मिलके उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। ये क्या है, एक माइल्ड बेस है। इज़ ऑफन यूज्ड फॉर दिस पर्पस, ये भी यूज़ की जाती है एज एन एंटासिड। इनो भी आप लेते हो एज एंटासिड, है ना। तो ये था पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट है पीएच एज द कॉज ऑफ टूथ। नाउ टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। टूथ डिके कब स्टार्ट होता है, जब हमारे जो माउथ की वैल्यू है, पीएच वैल्यू, वो किससे कम हो जाती है, 5.5 से। टूथ एनिमल मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, टूथ एनिमल ये टाइप होती है हमारे टीथ की, कईयों को पता ही नहीं होगा। तो ये किसकी बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट की। तो ये क्या है बच्चे, ये एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा हार्ड कौन सा सब्सटेंस होता है, सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट हमारे जो माउथ के जो टीथ होते हैं, या टूथ भी बोल सकते हैं, टूथ एनिमल, यही होते हैं। ये किससे बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट से। इट डज़ नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, ये पानी में डिज़ोल्व नहीं होते, ये सॉल्यूबल नहीं होते बच्चे। बट इज़ करोडेड व्हेन द पीएच इन द माउथ इज़ बिलो 5.5, लेकिन ये करोड होने स्टार्ट हो जाते हैं। करोजन पता है ना, करोजन से ही वर्ड आया, करोडेड होने स्टार्ट हो जाते हैं जब हमारे जो माउथ की पीएच वैल्यू है वो लेस देन बिलो 5.5 हो जाती है। बैक्टीरियाज प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड, जो हमारे माउथ में बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या करते हैं, एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं, जिससे डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेन इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। ठीक है, ये जो एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं ये कौन प्रोड्यूस करता है, डिग्रेडेशन ऑफ शुगर
इसके अलावा फूड पार्टिकल्स जो खाना खाने के बाद हमारे माउथ में रह जाते हैं, तो इसीलिए तो बोला जाता है कि खाना खाने से पहले और बाद दोनों टाइम ब्रश करना चाहिए। नाउ द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज़ टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। ऑब्वियसली क्लीन करो माउथ को खाना खाने के बाद, यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक फॉर क्लीनिंग द टीथ। अब दिमाग में अब कईयों के आया होगा कि भाई हाँ टूथपेस्ट क्यों बेसिक होता है। फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। तो ये जो बेसिक जो हमारा टूथपेस्ट है वो क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा एक्सेस एसिड को और टूथ डिके से हमें बचा लेगा। तो ये था पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। नाउ नेक्स्ट इज सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। सेल्फ डिफेंस किससे, एनिमल से और प्लांट से थ्रू केमिकल वॉरफेयर का क्या मतलब है, जैसे कई बार कोई भी इंसेक्ट या फिर कोई भी बी हमें काट लेती है ना, तो उससे क्या इरिटेशन सी स्टार्ट हो जाती है, एकदम से काफ़ी जलन होना स्टार्ट हो जाती है, तो उनसे सेल्फ डिफेंस। ठीक है, तो हैव यू एवर बीन स्टंग बाय हनी बी। क्या आपको कभी किसी हनी बी ने काटा है। बी स्टिंग लीव्स एन एसिड। बी की स्टिंग में क्या होता है, एसिड होता है जो वो छोड़ जाती है हमारी स्किन में और उसी से हमें पेन और इरिटेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। यूज़ ऑफ अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा। अगर हम उस पर बेकिंग सोडा लगा लेंगे तो क्या होगा, जो एसिडिक जो उसने एसिड हमारी स्किन में छोड़ा था वो न्यूट्रलाइज कर देगा। एसिड और बेस आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और हमें रिलीफ मिलेगा। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स। नेटल लीव्स होते हैं जो, ठीक है, उनके स्टिंगिंग से हेयर होते हैं वो तीखे तीखे से। ठीक है, इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड। वो क्या इंजेक्ट कर देते हैं, मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट कर देते हैं। कॉजेज बर्निंग पेन, उससे भी हमें बर्निंग पेन हो जाती है। तो बच्चे ये तो बहुत सिंपल है कि आप उसको किससे न्यूट्रलाइज कर सकते हो, बेस से न्यूट्रलाइज कर सकते हो। नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज़ टॉपिक, टूडेज़ लेक्चर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपकी क्वेरीज रहती हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आंसर करूँगी। इसके अलावा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर लेक्चर।